नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आप मुझसे आजकल गोदान सुन रहे हैं, कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में। अब तक मैं आपको 13 अध्याय पढ़ के सुना चुकी हूँ। आज 14वें अध्याय की बारी है। 14वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले आपको 13वें अध्याय का लबोलुबाब मैं सुना देती हूँ, ताकि आपको याद आ जाए कि अब हम कहाँ थे। 13वें अध्याय में हम वही सुन रहे थे जो प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मेहता जी, संपादक जी और तनखा और कामिनी जी और मिसेस खन्ना, ये सब लोग जुटे हुए हैं जमींदार साहब के यहाँ जो धनुष यज्ञ होने वाला है उसके शगुन उत्सव में। और वो एक तरीके से बड़ा डिनर आयोजन जमींदार साहब ने किया था और वहाँ पे ये सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो सब इकट्ठा हैं। और 13वें अध्याय तक आपने सुना कि बड़ी बौद्धिक परिचर्चाएं हो रही हैं। ये जो लोग आए हुए हैं इनके बीच में, उसमें समाज की विद्रूपता और बहुत सारी बड़े बड़े मुद्दों पे बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। 13वें अध्याय में आपने जो सुना वो ये था कि जो मिस्टर मेहता हैं और जो संपादक जी हैं और जो मिस्टर तनखा हैं, ये तो किरदार आपने सुन लिए थे। इनके आपस की सारी बातचीत 13वें अध्याय, 11वें से 13वें अध्याय तक इन्हीं लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चला था वो मैंने पढ़ा था और आपने सुना था। 13वें अध्याय में मिर्ज़ा खुर्शीद नामक एक नए किरदार की एंट्री करवाई, को प्रवेश कराया प्रेमचंद जी ने। और उनके विषय में भी जो इंट्रोडक्शन दिया है, जो परिचय दिया है प्रेमचंद जी ने, वो उसी शैली में दिया है जो मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि 10वें अध्याय तक प्रेमचंद जी बहुत गंभीर, बहुत विषम परिस्थितियों, किसानों की विषम परिस्थितियों पे लिख रहे थे। तो जो शैली थी वो भी बहुत गंभीर और बहुत दिल को छू लेने वाली, बहुत भावुक कर देने वाले दृश्य लिख रहे थे, जब तक वो होरी, धनिया और गाय के संदर्भ में आ रहे थे। लेकिन अब जब से ये ज़मींदार साहब के यहाँ ये जो मजलिस जुटी है, आप देखिए कि आपने महसूस किया होगा कि जो लेखन है प्रेमचंद जी का, उसमें व्यंग है, हास्य है और वो उन्होंने उस वर्ग को दिखाया है अपनी लेखनी के माध्यम से जो सिर्फ बातें करता है बड़ी बड़ी और करने के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। तो 13वें अध्याय में मिर्ज़ा खुर्शीद की एंट्री हुई थी और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि ज़मींदार साहब के यहाँ भोजन शुरू हो गया और भोजन 2 भागों में विभक्त था, मांसाहार और शाकाहार। तो मांसाहार वाले में यानी नॉन वेज एंड ड्रिंक्स, जिसको मदिरा लिखा गया है, उसमें मधुपेग लिखा है प्रेमचंद जी ने, तो वो वहाँ सब चल रहा था। और पता चला कि संपादक जी नहीं, उस सेक्शन में नहीं आए हैं, नॉन वेज वाले सेक्शन में, और उन्होंने ड्रिंक्स भी नहीं लिए हैं। तो इस बात पे तनखा जी और मिर्ज़ा खुर्शीद स्पेशली वो मिस मालती को राज़ी कर लेते हैं इस बात पे कि आप जाएं और संपादक जी को लेके आए इस सेक्शन में। और मतलब वो उनको कहते हैं कि आपके हुस्न का तो तब हम परचम माने जब आप संपादक जी को मदिरा पान करा दें। तो ये बहुत हंसी ठट्ठा वाला माहौल बन गया है और शर्तें लग जाती हैं। और जब मालती जी पूछती हैं कि आप कितना देंगे, मतलब अगर मैं तो ये करके दिखा दूंगी, वो बहुत कॉन्फिडेंस में है मालती जी कि मैं तो कर दूंगी संपादक जी को ड्रिंक्स पिलवा दूंगी मैं, लेकिन कितना आप देंगे बताइए, उसका कोई इनाम होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं 100 रुपये। तो वो कहती नहीं, इतना बड़ा काम, इतना मैं धर्मी मान बिगाड़ूं लाख का और किसी का, और आप इतना, तो कुल मिला के 1000 रुपये की शर्त लगती है। सबकी जेबों से निकाला जाता है पैसा और मेहता जी जाकर के मिसेस खन्ना से पैसे ले आते हैं। वो भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बयान किया है प्रेमचंद जी ने कि मिस्टर खन्ना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मेहता जी जो हैं वो मिसेस खन्ना से पैसे निकलवा लाए हैं। तो कुल मिला के अच्छा, आगे जब बढ़ता है कि कैसे ये सब तैयार करके पृष्ठभूमि की, वो तो शर्त लग करके संपादक जी को उस सेक्शन में लाने की बात हुई है। लेकिन जब वहाँ जाती हैं तो संपादक जी से वो ये कहती हैं कि देखिए, हम सब ने ये बैठ के गौर किया है और विचार किया है कि आप बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही हुनरमंद लेखक हैं, और आपकी लेखनी को, आपके लेखन को, आपके इस तपस्या को, जो मतलब लेखन है आपका और आपका जो समाचार पत्र है बिजली, उसके वितरण के लिए और उसको और ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए हम सब लामबंद हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को मुकम्मल स्थान मिलना चाहिए।
आप समझ रहे हैं कि ये पूरी बटरिंग वो करके तैयार कर देती हैं, पूरी मक्खन लगा करके संपादक जी को, और संपादक जी फंस गए हैं। 13वें अध्याय में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो संपादक जी पूरी तरह शीशे में उतर चुके हैं। उनको लगता है कि वाकई इतनी चोटी के लोगों में उनका नाम शुमार कर रही हैं मिस मालती, और वो एकदम मतलब ये भी दिखाते हैं वो कि बहुत ज़्यादा अंदर से वो बहुत खुश हैं। और एक शब्द प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने कि फुरहरी छूट रही है उनको, मतलब इतने अंदर से आह्लादित हैं, लेकिन बाहर से वो एकदम संयत बने रहते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा महसूस किया, लेकिन ये तो मेरे लिए तपस्या है और मैं ये काम करता रहूँगा। तो कुल मिला के ये जो शर्त लगी थी उसमें मालती जी ने उनको मदिरा पान कराने के लिए शर्त लगी है, और जो दांव खेला है वो ये खेला है कि संपादक जी के समाचार पत्र की भूरी भूरी प्रशंसा करके, और उनको कौंसिल, अगली बार जो कौंसिल लिखा है, काउंसिल से उसमें तो वो जैसे बोलते हैं उसी तरीके से लिखा है कि कौंसिल में आपको मेंबर बनाएंगे हम सब मिल करके, और सरकारी वितरण कराएंगे आपके पत्र का, बिजली का जो उनका पत्र है। ये सब कह करके वो एकदम उनको तैयार कर रही हैं कि वो उस सेक्शन में उन्हें जाना है, और मालती जी अपनी शर्त जीतने के लिए पूरी तरीके से भरसक प्रयत्न कर रही हैं संपादक जी के साथ। यहाँ पे हमने छोड़ा था, और 14वां अध्याय अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके लिए। गर्व से ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे चाहे जो काम ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ नहीं लगा। आज हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है, और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि देनी चाहिए। हम में आज कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हम सब एक ही माता के बालक हैं, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई लोग हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में कोई स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जैसे विशाल हृदय हैं, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का, जाति पात का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती जी ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरीके का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोंका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते। ओंकारनाथ जी का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने क्या ये बेवक्त की शहनाई बजा दी? दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे, कहीं ये सारा सौभाग्य स्वप्न की बाती शून्य में विलीन न हो जाए। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुख मंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, इससे भी अधिक उसकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वे कौन सा भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन वाणों में अपने हृदय को बंधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए, बोतल और प्याले का दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरीके की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन से कहा कि सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो, ऐसे बिगड़ते हो उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादाओं ने नहीं पी थी, ना पी हो, उन्हें ऐसा अवसर मिला ही नहीं। उनकी जीविका पोथी पत्रों पर ही चली गई। शराब लाते कहाँ से?
पीते भी तो जाते कहाँ, फिर वे तो रेलगाड़ी पे न चढ़ते थे, न कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है, समय के अगर साथ नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़ के चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राज तरसते हैं वह आज आपके सामने खड़ा है, क्या वे उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए, और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो अब तो आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। क्या समझते हैं मैं निरापोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का कोई साहस भी नहीं कर सकता। हॉल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद कहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना, कमाल है मिस मालती, कमाल कर दिया आपने, तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया आपने, धर्म का किला तोड़ दिया, नीम का घड़ा फोड़ दिया। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की धाती मिस मालती के कोमल चरणों में और हाथों में सौंप दी है। मुझे विश्वास है कि उनकी यथोचित रक्षा करेंगे। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर करता हूँ। कह कहों से हॉल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल गया, आंखें झुकी हुई थी। उनका दूसरा गिलास भरकर बोले, मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिएं और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली किए। उस वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिर देवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं। फिदवी ने चारों तरफ की आवाज़ें आई, हाँ हाँ ज़रूर सुनाइए। ओंकारनाथ भांग तो आए दिन पिया करते थे। उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का यह पहला अवसर था। भांग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। ये कहते कुछ और थे, मुंह से निकलता कुछ और था। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुध ही न रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में एक कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक के बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं पढ़ा जाएगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है, हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं और कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्ज़ा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में आपकी तारीफ ही की गई है, कृपया सुन लें। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से कहा, तुम हमारी तारीफ क्यों कर रहे हो? बोलो, क्यों हमारी तारीफ कर रहे हो? हम किसी के नौकर नहीं हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं हैं, हम किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली के संपादक हैं। हम उसमें सबकी तारीफ करेंगे। देवी जी, हम तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे। हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, हम सबके गुलाम हैं। हम आपके चरण रज हैं। मालती देवी हमारी लक्ष्मी है, हमारी सरस्वती है, हमारी राधा है। ये कहते हुए मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला, कुर्सियां हटाई, वहीं जमीन पर लिटा दिया गया। उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम नाम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाला जाए। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ेगा ये, एक एक को अपना पत्र में रगड़ेगा और ऐसे रगड़ेगा कि आप याद रखेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो वो कोई जोड़ रखता ही नहीं है। ऐसा गधा आदमी इतना अच्छा लिख कैसे लेता है, यह एक रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और उन्हें ले जाकर कमरे में लिटा दिया। इधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ चुके थे। लोग इधर उधर जाने के तैयार थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी, कुल्हा, कंधे पर चमड़े का बैग लटकाए, बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आके खड़ा हो गया और गरज के बोला, खबरदार, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। हमारा आदमी, साथ का आदमी डाका पड़ा है। हमारे यहाँ का जो सरकार है हमारा आदमी को लूट लिया है। उसका मांस तुमको देना होगा, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? ये तुम लोगों का काम है, यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या बात है?
अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक के बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 50 जवान हैं, हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता है 1000, बस वह तुमने लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बताएगा कैसा डाका। हमारा 2500 जवान अब आता है, हम तुम्हारे गांव को लूट लेगा, कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता है तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता, नहीं हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारी पुलिस से नहीं डरता, पुलिस का आदमी हमारा शकल देख के भागता है, हमारा अपना काउंसिल है, हम सबको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है, हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों का माल लूटता है और यहाँ माशूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी तो वह बाज की तरह टूटकर उन पर झपटा और बोला, तुम इन बदमाशों ने से हमारा माल दिलवाए, नहीं हम तुमको उठा के ले जाएगा, अपनी कोठी में जश्न मनाएगा, तुम्हारे हुस्न पर हम आशिक हो गया है, या तो हमको 1000 अभी दे दो या हमारे साथ चलो, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है, हमारा दिल और जिगर फटा जाता है, हमारा इस जगह 50 जवान है, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है, हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीले में 10,000 सिपाही है, हम काबुल की अमीर से लड़ सकता है, अंग्रेज़ सरकार को हमको 20,000 सालाना खिराज देता है, अंग्रेज़ सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा, तुम्हारे माशूक को उठा ले जाएगा, खून करने में हमको बहुत लुत्फ आता है और हम यहाँ खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिल बंगले में रहते थे, जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था, वे अपने ही गांव में एक गैर से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उनकी बंदूक का क्या करते? उन्हें ज़रा भी उन्होंने चीचपड़ किया तो बंदूक चलाई। होश तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी इन सबों का अचूक होता है। अगर उनके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उनसे सींग मिलाने के लिए तैयार थे। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा था, नहीं दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और पूरे जत्थे को पीट पाट के रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे ये कह दिया कि हम कोई चोर डाकू नहीं हैं, मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ। यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा, आप जाकर थाने में रपट लिखवाइए। खान ने जमीन पर पैर पटके पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ पर लेता हुआ दहाड़ा, बको मत, काउंसिल का मेंबर को हम इसी पैरों से कुचल देगा। जमीन पर पांव रगड़ता हुआ, हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है, हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो राय साहब की तरफ इशारा करके बोला, अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंस गई थी। शैतान बरबस कहे जाता है कि तुमने हमारे रुपए लूट लिए, न कुछ सुनता है, न समझता है, न किसी को बाहर जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मगन हैं। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते ही हैं, जब तक 10 दफ़े पुकारा न जाए बोलते नहीं, और इस वक्त तो वो एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर तो हो जाती, दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता, दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद हैं, न मरने का गम न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा, बोले, क्या बताऊं, कुछ अकल काम ही नहीं करती। मैं आज अपनी पिस्तौल घर छोड़ा है, नहीं तो मज़ा चखाता इसको। खन्ना रोता सा मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह बला को टालो भाई। राय साहब ने मालती की ओर देखा, बोले, देवी जी आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते हुए एक उजड़ पठान ने मेरी इतनी दुर्गति कर दी और आप लोगों के खून में जरा सी भी गर्मी नहीं आई। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उससे हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दीजिए, 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दीजिए। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत करे और पठान गुस्से में आके 10-5 फैर कर दे फायर, तो वहाँ सफाया हो जाएगा, बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी की सज़ा दे देगी, वो भी ठीक है। एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी, ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? उस जमाने में देखिए प्रेमचंद ने लिखा है कि राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है।
हमारे ऊपर उलट मुकदमे दायर हो जाएंगे, दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए और आश्चर्य नहीं कि कितने हंसी मजाक हो रहे हों। अब तक के ड्रामे का आनंद उठाते हुए इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी और ऐसा जान पड़ता है कि बिना एक का खून किए वो यहाँ से जाएगा नहीं। ये रहा 14वां अध्याय। आज यहीं ख़त्म करते हैं। 15वें अध्याय के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, माने अगले रविवार को। तब तक के लिए बने रहिए रचना यदुवंशी, गोदान और प्रेमचंद जी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।